हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हम पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। आज हमें पढ़ना है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं व्यापार के लिए और बाद में भारत को गुलाम बना लेती हैं। अगर हम यूरोपीय कंपनियों में देखें तो सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी 1498 में आती है सबसे पहले, और सबसे अंत में 1961 में भारत को छोड़कर जाती है। दूसरी कंपनी थी डच या नीदरलैंड की कंपनी। तीसरी अंग्रेज इंग्लैंड की कंपनी। चौथी डेनिश या डेनमार्क के लोग, और अंतिम फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली कंपनी को। 17 मई 1498 को भारत आता है वास्को डी गामा। सबसे पहली बात तो फिर यह उठती है कि यह भारत आए ही क्यों, ऐसा क्या कारण था कि यह भारत आए। तो ऐसा नहीं है कि वह पहले से व्यापार नहीं कर रहे थे, यूरोपीय पहले से व्यापार कर रहे थे। मसालों का व्यापार सदैव भारत से ही रहा है, किंतु हुआ क्या कि ये जो लैंड रूट था ये तुर्की से भारत की ओर यह बंद हो गया, क्योंकि यहां इस्लामिक सत्ता बैठ गई, मुसलमान सत्ता बैठ गई। तो इन्होंने एक नए रूट को ढूंढा जो अफ्रीका होकर आता था भारत। तो वास्को डी गामा भारत के लिए निकला। वो अफ्रीका पहुंचता है। अफ्रीका में एक जगह है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, यहां पर उसे एक गुजराती व्यापारी मिलता है, अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद उसको मिलता है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा कहता है कि मुझे भारत जाना है, भारत जाना है। तो अब्दुल मुनीद कहता है ठीक है, छोड़ देंगे। तो अब्दुल मुनीद की सहायता से वह कालीकट केरल पहुंचता है, जहां केरल का शासक जमोरिन उसका स्वागत करता है। किंतु जमोरिन के राज्य में कार्य करने वाले अरबी व्यापारी नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि एक और व्यापारी आएगा तो मार्केट में क्या बढ़ेगा? कंपटीशन, प्रतिद्वंदता। तो उस कारण अरबी व्यापारी नाराज होते हैं। वास्को डी गामा यहां से काली मिर्च खरीदता है और जब वहां यूरोप में जाकर बेचता है तो 60 गुना का फायदा उठाता है। यानी कि आप समझिए, 1 रुपए की वस्तु को 60 रुपए में बेच रहा है पुर्तगाल का व्यापारी वास्को डी गामा। समझ रहे हैं आप? तो देखें, पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, सबसे बाद में गोवा छोड़कर 1961 में गए। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट केरल के तट पर पहुंचता है। अब्दुल मुनीद की सहायता से, जो एक गुजराती व्यापारी है, जमोरिन उसका स्वागत करता है। इनकी पहली फैक्ट्री जो लगी वो कोचीन में लगी 1503 में। कई किताबों में कालीकट है मगर वो बंद कर दी गई थी, तो वो नहीं पढ़ते हैं। कोचीन में पहली फैक्ट्री लगी केरल में। अच्छा, फैक्ट्री होती क्या थी? फैक्ट्री स्टोरेज होते थे, आज के प्रोडक्शन हाउस नहीं। आज फैक्ट्री कंपनी में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। यहां क्या होता था? काली मिर्च ली, किसान से खरीद ली, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, पीपर, जो भी है वो लिया, खरीदा किसान से और एक जगह जाके रख दिया कंपनी में। और जब जहाज आएगा, शिप आएगा, उसमें लोड किया और यूरोप भेज दिया। तो ये फैक्ट्री की संकल्पना थी इनके समय। जब फैक्ट्री बनी तो फिर अधिकारी भी आएंगे। तो पहला वायसराय जो आया पुर्तगाली, वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। प्रथम वायसराय था 1505 से 1509। इसने जो नीति अपनाई अरब सागर और हिंद महासागर में, वह थी शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत क्या था कि आपको कार्टेल लेना पड़ेगा। कार्टेल अल्मेडा है ना, समझ रहे? कार्टेल लेना पड़ेगा। कार्टेल क्या होता था? एक परमिट होता था, और पुर्तगालियों से परमिट तो अकबर ने भी लिया था। तो समझ रहे, कार्टेल पद्धति अपना रहे, परमिट। यानी कि आपको अगर अरब सागर में, हिंद महासागर में व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से कार्टेल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह वास्तविक संस्थापक है। क्यों वास्तविक संस्थापक है? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि भारतीय महिलाओं से विवाह करिए। पुर्तगाली अधिकारी यदि भारतीय महिलाओं से व्यापार करेंगे
तो क्या होगा, होगा ये कि यहां भारतीय उनके रिश्तेदार बनेंगे और वह विद्रोह नहीं करेंगे। तो एक लंबी सोच आपको दिखाई देती है अल्बुकर्क में। अल्बुकर्क कोचीन को मुख्यालय बना रहा है, यानी राजधानी बना रहा है, और बाद में गोवा को जीतते हैं पुर्तगाली, और नीनो डी कुन्हा जो अगला वायसराय आता है उसके समय गोवा राजधानी बनती है पुर्तगालियों की। तो गोवा को राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने, पुर्तगालियों की। अब पुर्तगाली कंपनी जब भारत आई तो कुछ नया तो करेगी, कुछ नया तो कोई भी हो, दो कल्चर अगर डिफरेंट कल्चर अगर मिल रहे हैं, दो अलग अलग देश मिल रहे हैं, तो कुछ आदान प्रदान होता है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस 1556 में लाने वाले पुर्तगाली ही थे भारत में। आलू, तंबाकू, टमाटर की खेती किसने करवाई, तो खेती, इन तीनों की खेती, आलू, टमाटर और तंबाकू, तीनों कौन लेकर आ रहा है, पुर्तगाली भारत में। गौथिक स्थापत्य समझते नहीं, ये चर्च बनाने का जो तरीका है ना, समझिए, ये जो चर्च बनाने का तरीका इसे बोलते हैं गौथिक स्थापत्य, यानी चर्च बनाने की जो तकनीक है ना, ये तकनीक गौथिक स्थापत्य, गौथिक आर्किटेक्चर कहलाती है। और गोवा में ऐसे बहुत सारे चर्च आपको मिल जाएंगे जो पुर्तगाली समय के बने हुए हैं। अगर हम देखें 1616 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगंजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ, तो पुर्तगाल ने मुंबई को अंग्रेजों को गिफ्ट दे दिया। हास्यास्पद बात है कि नहीं, शादी हो रही है पुर्तगाल की राजकुमारी की इंग्लैंड के राजा से, और दहेज में दिया जा रहा है बंबई, भारत का हिस्सा। अलग ही चल रहा है मसला, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे अपने प्रति। तो मुंबई या बंबई किसको दिया, अंग्रेजों को, और अंग्रेज राजा बाद में यह बंबई को, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करती है, उसको दे देते हैं। पुर्तगालियों में एक संत आए या फिर कहें पादरी आए, जेवियर, जो किससे मिले, जहांगीर से, कंपनी खोलने के लिए। और जेवियर का बहुत प्रभाव किस पे दिखाई देता है, जहांगीर पर। पुर्तगालियों के बाद अगर हम देखें तो भारत आए डच यानी कि नीदरलैंड, जिसका पूरा नाम हॉलैंड है। नीदरलैंड की राजधानी जानते हैं, एम्स्टर्डम। क्या है, एम्स्टर्डम, ठीक है। और यहीं पर नीदरलैंड में अगर देखें तो एक शहर है हेग, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय, ICJ का मुख्यालय द हेग में, याद रखिएगा। डच अंग्रेजों से पहले आए 1598 में, किंतु उनकी कंपनी अंग्रेजों के बाद लगी है पहली, याद रखिए इस बात को। तो नीदरलैंड के निवासी सबसे पहला व्यापारी, पहला विदेशी व्यापारी जो उनकी ओर से, या फिर कहें यात्री, सबसे पहला जो यात्री आया डचों का, वो था हाउटमैन। कौन था, हाउटमैन। 1605 में प्रथम फैक्ट्री लगा रहे हैं मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, किंतु इनका जो पूर्वी, अगर हम देखें एशिया में, इनका जो केंद्र था वो भारत नहीं था, इनका केंद्र था बाटविया, यह जगह है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक केंद्र बनाया। पुर्तगाली जहां व्यापारिक वस्तु के रूप में मसालों को चुन रहे हैं, वहीं डच व्यापारिक वस्तु के रूप में कपड़ों को चुन रहे हैं, वस्त्र को चुन रहे हैं। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए जिन्हें पैगोडा कहा जाता है। बाद में डच भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करते हैं। बंगाल में उस समय शासक था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के बाद प्लासी के युद्ध में वो हारता है और गद्दी पर बैठता है मीर जाफर, जो अंग्रेजों की मदद से बैठा। मीर जाफर अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था, और कहीं ना कहीं उसकी पीछे से मदद कर रहे थे डच। यह बात अंग्रेजों को पता चली, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बाद में पहले डचों को ठीक करना सही समझा। तो डचों में अगर देखें तो डच पराजित होते हैं बेदारा के युद्ध में। बेदारा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, डच हार जाते हैं, और डच की जो शक्ति है वहीं थम जाती है। उसके बाद आते हैं
अंग्रेज। अंग्रेजों की कंपनी एक प्राइवेट फर्म थी, ध्यान रखिएगा, निजी कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी नहीं थी। सरकार की ओर से केवल इसको क्या मिला था, परमिट 15 साल के लिए, पर यह सरकारी कंपनी नहीं, निजी कंपनी थी। 1599 में रजिस्टर्ड हुई लंदन में और 1600 में भारत आई। तो कंपनी भारत कब आई, 1600 ईस्वी में। हॉकिंस और टॉमस रो दोनों जहांगीर से मिले। पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हॉकिंस जो मिला था वो आगरा में मिला था। इसने इसको क्या दिया गया था, मनसबदार बनाया दिया, मनसब दिया गया था जहांगीर की ओर से। और दूसरा टॉमस रो, टॉमस रो 1615 में जहांगीर से मिला अजमेर में। उसने कंपनी खोलने की इजाजत मांगी, जहांगीर ने इजाजत भी दी। पहली कंपनी जो खुल रही है इनकी 1611 में खुल रही है अंग्रेजों की, मसूलीपट्टनम में। और दूसरी कंपनी ये खोलते हैं 1613 ईस्वी में सूरत में। कहां खोल रहे हैं, सूरत में, जो पश्चिमी भारत की पहली कंपनी अंग्रेजों की, और भारत में दूसरी कंपनी है। मसूलीपट्टनम के बाद सूरत। और सूरत तो आप जानते ही है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा फेमस है, साड़ियों के लिए बहुत फेमस है सूरत, गुजरात का एक शहर। बंबई, क्योंकि इनको मिल गया, 1616 में शादी हुई कैथरीन से, बाद में ये अंग्रेजों ने किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। तो बंबई जो कि सॉलसेट द्वीप पर है, इसकी स्थापना करता है जेराल्ड आगया, जो बंबई का संस्थापक है। और फिर यह धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं और राजाओं को अपदस्थ करते हैं, यानी कि राजाओं को पराजित और हटाने का कार्य अंग्रेज कर रहे हैं। पहला युद्ध जो बड़ा इन्होंने लड़ा वह था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में। एक तरफ थे सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को धोखे से पराजित कर दिया। इस चीज को हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर धोखा देता है और युद्ध जो होना था सेना लड़ती ही नहीं है और सिराजुद्दौला हारता है और उसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। प्लासी के युद्ध के बाद दूसरा जो युद्ध इन्होंने बड़ा लड़ा भारत में वह था बक्सर का युद्ध। यह वास्तविक युद्ध था 1764 में। एक तरफ था अपदस्थ नवाब बंगाल का मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय। ये कौन थे, शाह आलम द्वितीय? तो शाह आलम द्वितीय थे मुगल सम्राट जो कि अवध में रह रहे थे। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं और हेक्टर मुनरो इनको पराजित करता है। कौन पराजित करता है? हेक्टर मुनरो। और एक संधि होती है इस युद्ध के बाद, इसका नाम था इलाहाबाद की संधि 1765 में। और इसको करने का कार्य हेक्टर मुनरो नहीं, क्लाइव जो कि इंग्लैंड से बुलाया गया था स्पेशली इस संधि के लिए। तो भारत में अगर देखें तो इन्होंने बंगाल को अपने अधीन करने का कार्य सर्वप्रथम किया। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय अगर देखें तो लोहे, कोयला और गंगा वहां जा रही थी, तो चावल और गेहूं का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। फिर इसके बाद आए डेनमार्क के लोग, राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क के लोग 1616 में भारत आए। पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर तांजौर में लगाई, किंतु जब भारत में देखा कि अंग्रेज शक्ति बहुत ताकतवर है, कभी भी युद्ध हो सकता है, तो यह अपनी कंपनियां अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए। तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आए फ्रांसीसी अगर देखें तो सबसे बाद में है। लुई 14वां शासक था। लुई 14वां का वित्त मंत्री था कोलबर्ट कहता है, सर सभी यूरोपीय बड़े देश भारत जा चुके हैं, पूर्व जा चुके हैं, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमें भी व्यापार सीधे भारत से करना चाहिए। तो एक कंपनी की स्थापना होती है, फ्रांसीसी कंपनी। तो 1664 में कंपनी की स्थापना हुई लुई 14वें के समय, उसके मंत्री कोलबर्ट के द्वारा। और पहली कंपनी जो लग रही है वो 1668 ईस्वी में प्रथम कंपनी लगती है, और वह लगती है सूरत में। सूरत को फ्रांसीसियों ने केंद्र बनाया। सूरत को अगर देखें, और इसके बाद यह केंद्र बना रहे हैं पांडिचेरी को। पांडिचेरी बहुत बाद तक फ्रांसीसियों का केंद्र रहा है। तो पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन इसका संस्थापक था, जो पांडिचेरी एक गांव को शहर में तब्दील कर देता है। 1742 में डुप्ले गवर्नर बनकर आता है। ये डुप्ले गवर्नर बना
आया था तब क्लर्क था और रिटायर हुआ तो गवर्नर से। तो आप समझ सकते हैं कितना तेज तर्रार रहा होगा कि क्लर्क गवर्नर के पद पर चला गया। और अगर देखें तो वेले जली की सहायक संधि जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो एक्चुअली में वेले जली नहीं, उससे पहले डुप्ले उस नीति को भारत में लागू कर रहा है, यानी कि भारतीय शक्तियां भारतीय राजाओं को प्रश्रय देता है और वहां सेना रखने का कार्य उनके राज्य में करता है। तो यह जो सहायक संधि है वो एक्चुअली में डुप्ले शुरू कर रहा है वेले जली से पहले। अब जब भारत में यह लोग थे तो यह भारत में भी थे, अफ्रीका में भी ये थे और अमेरिका में भी ये थे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध जो चल रहे थे वो पूरे दुनिया में चल रहे थे और उनकी परिणति भारत में भी होती थी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुए उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 युद्ध हुए। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ। इसमें संधि होती है ऑक्स-ला सापेल संधि। ऑक्स ला सापेल संधि, थोड़ा अजीब नाम है मगर याद रखिएगा, पूछा जाता है। दूसरी जो संधि हुई या दूसरा युद्ध हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, पांडिचेरी की संधि। ये एक अनिर्णायक युद्ध था जिसमें किसी को जीत और किसी को हार नहीं मिली, बीच में मध्य में टिक गया। पहले युद्ध में जहां फ्रांसीसी जीते, दूसरे में बराबरी पर आया और तीसरा युद्ध देखें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, 1756 से 1763 तक 7 वर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध था जिसमें पेरिस की संधि होती है और इसमें अंततः अंग्रेज जीत जाते हैं। और इसी सप्तवर्षीय युद्ध में एक युद्ध भारत में होता है, वांडेवास का युद्ध 1760 में, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने होते हैं और फ्रांसीसी शक्ति हार जाती है, अंग्रेज शक्ति जीतती है और अंग्रेज पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली कंपनी बनती है और सर्वाधिकार सुरक्षित करती है। यानी कि भारत में ये सारी कंपनियां आई तो थी व्यापार करने के लिए, किंतु इन्होंने भारत में क्या कर लिया, भारत को गुलाम बनाने का कार्य किया। तो ये सारी कंपनियां हम देख रहे हैं आज। तो समझ में आया? उम्मीद है यह जो फैक्ट हैं, यह फैक्ट आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, क्यों किया क्यों नहीं किया, तो समझ रहे हैं आप। तो आज को सेशन को यहीं विराम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नमस्कार।